हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 9 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 भी बनाया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1 जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें पूरा कार्डिनेटिक वार्ड से पूरा समझा दिया है वो डिटेल में। तो पार्ट 1 यदि आपको समझना है तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से शुरू करेंगे। ओके, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ब्रिटिश जो है वो बंगाल के रिच प्रोविंस में अपना कंट्रोल चाहते थे। अलवर्दी खान जो नवाब थे बंगाल के, वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को अपनाया था जिससे यूरोपियन मर्चेंट्स को वो अपने कंट्रोल में रख सकते थे। लेकिन उनके डेथ के बाद उनका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला नवाब बन जाते हैं। इसके साथ क्या कर ब्रिटिश जो है वो कलकत्ता के किलेबंदी को एक्सटेंड करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, जो अभी कोलकाता है। ओके, सिराजुद्दौला की जो सेना थी उन्होंने क्या किया, कलकत्ता पे अपना अधिकार जमा लिया, अपना अधिकार बना लिया। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से निकलते हैं 900 यूरोपियंस आर्मी के साथ और 200 सिपोइस के साथ, जो कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ वारफेयर में ट्रेंड हुए थे, और कलकत्ता को रिकैप्चर कर लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में। ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, ये प्लासी के मैदान में लड़ा गया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस जो कि रॉबर्ट क्लाइव के अंदर थे और सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच में लड़ा गया था। और ये हुआ था कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच में। मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बनना चाहता था, वो इंडियन सोल्जर्स को ब्रिबेट करता है कि अपने वीपन्स को फेंक दो, और इंडियन सोल्जर्स जो है अपने वेपन्स को फेंक देते हैं। आक्रमण नहीं करने का आदेश छोड़ कर जो मीर जाफर है वो हथियारों को फेंकने का आदेश देता है। और इससे साथ क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो इजली बैटल को जीत जाता है। जो ब्रिटिश है वो अपने पोजीशन को बंगाल में कंसोलिडेट कर लेते हैं और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बनने के बाद ब्रिटिश को 24 परगानास देता है। मतलब परगानास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज। ओके, बंगाल के 24 ग्रुप ऑफ विलेजेस ब्रिटिश को देता है। लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटिश उन्हें एक लार्ज सम ऑफ मनी भी गिफ्ट करते हैं। और लेकिन क्या होता है कि मीर जाफर जो है ब्रिटिश के कांस्टेंट डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब के रूप में इंस्टॉल किया जाता है। और नवाब बनने के बाद मीर कासिम जो है एक इक्वल ट्रेड फैसिलिटीज़ दे रहे थे ब्रिटिश को भी और इंडियन मर्चेंट्स को भी। इससे क्या होता है कि ब्रिटिश जो है अनॉयड हो जाते हैं और मीर कासिम पे अटैक कर देते हैं। मीर कासिम जो है अवध में शरण लेता है शुजा उद दौला के साथ, जहाँ पर मुग़ल एम्परर शाह आलम भी शरण लिए हुए थे। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। ईस्ट इंडिया कंपनी विक्ट्री होता है इस बैटल में, ईस्ट इंडिया कंपनी का विक्ट्री होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हो जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी में और सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन होता है ब्रिटिश कंट्रोल का ऑल ओवर इंडिया में। मीर कासिम जो नवाब थे बंगाल के, वो ब्रिटिश के हैंड की कठपुतली मतलब ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार कर देते, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो चाहते थे कि उनका कंप्लीट कंट्रोल हो बंगाल में। और ये भी चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स का जो पावर जो ग्रो हो रहा है उसको चेक भी करना चाहते थे। तो इसके साथ क्या होता है, ये एक कन्फ्लिक्ट को रिजल्ट करता है जो कि लीड करता है बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि बिहार में है। तो एक बैटल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो मेजर हेक्टर मुंडो के द्वारा लीड किया जा रहा था, और मीर कासिम के आर्मीज़ के बीच में, शाह आलम के आर्मीज़ के बीच में जो कि मुग़ल एम्परर थे शुजा उद दौला, वही थी जिसको हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के लास्ट में पढ़ा था। तो ये जो बैटल था ये बेनिफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर एक्सपेंशन के लिए। ये जो है दीवानी को गेन करता है। दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल से रिवेन्यू को कलेक्ट करना, जो कि उस समय बिहार और उड़ीसा को भी इंक्लूड करता था। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल जो हुआ था 1765 से 1772 तक। तो राइट टू कलेक्ट दीवानी, ब्रिटिश के जो है राइट टू कलेक्ट दीवानी जो है हम लोगों ने आगे पढ़ा कि बंगाल से ब्रिटिश जो है एक तरह का रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी इंक्लूड हुआ करता था। तो वही है कि जो दीवानी कलेक्शन जो होता है, दीवानी कलेक्ट करने का जो राइट है, उसी के साथ जो है डुअल गवर्नमेंट का बिगन होता है बंगाल में। तो नवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देता है, राजपाट के ऊपर ध्यान देता था,
और जो कंपनी है वो आर्मी को, जुडिशरी को और रिवेन्यू कलेक्शन को होल्ड करती थी या फिर कंट्रोल करती थी, आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट था, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वहाँ का राजा संभालेगा और जो कंपनी है वहाँ का आर्मी, रिवेन्यू और जुडिशरी जो है कंपनी संभालेगा, मतलब ब्रिटिश संभालेगा। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ ये इमर्स पावर देता है ब्रिटिश को बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। लेकिन जो जनरल पीपल थे वो सफ़र कर जाते हैं। बंगाल फेमिनी में 1000 ऑफ पीपल का डेथ हो जाता है, जो हुआ था 1770 में। लेकिन जो कंपनी है वो कोई हेल्प नहीं करता है विक्टिम्स को, और नवाब के पास तो ऐसा कोई रिसोर्स था ही नहीं जिससे लोगों को हेल्प किया जा सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि इमर्स पावर मिल जाता है ब्रिटिश को बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो 1772 में जो वारेन हेस्टिंग थे, जो गवर्नर बंगाल थे, वो ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश करते हैं और बंगाल के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल को गेन कर लेते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये है एंग्लो मैसूर वार, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैसूर के जो राजा थे वो वोडियार डायनेस्टी के थे। उनके डेथ के बाद, उनका डेथ हुआ लगभग 1760 में। तो उनके डेथ के बाद हैदर अली जो है वो मैसूर का रूलर बन जाते हैं और ये जो अपने टेरिटरीज़ को एक्सटेंड करते हैं, अपनी टेरिटरीज़ का विस्तार करते हैं बेडनोर, सुंदरे, सेरा, कनारा और गुटी में, और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को भी सबजुगेट करते हैं। ओके, इस टाइम में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग जो है ये स्टिफ रेसिस्टेंस फेस करता है मराठा से नॉर्थ में और हैदर अली से मैसूर में। तो सबसे पहला हमारे पास है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो कि हुआ था 1767 से 1769 तक। तो हम लोग देखते हैं हैदर अली जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं और मद्रास को ऑलमोस्ट कैप्चर ही कर लेते हैं। 1767 में निजाम, मराठास और इंग्लिश जो है वो ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। तीनों जन एक तरह से संधि कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और हैदर अली के अगेंस्ट में, हैदर अली जो है मैसूर के थे, और ये एक तरह का क्ल्यू देते हैं कि हैदर अली को जो है इंग्लिश का जो पावर इंक्रीज हो रहा है उसका ज्वेलर्स हो रहा है हैदर अली को। लेकिन हैदर अली जो है वो इंग्लिश के ऑन गेम में हरा देते हैं, इंग्लिश को अपने खुद के गेम में हरा देते हैं, और मराठास के साथ पीस बनाए रखते हैं, मतलब शांति बनाए रखते हैं, और निजाम को कुछ लालच, कुछ टेरिटोरियल गेंस का, मतलब कुछ टेरिटरीज दे देते हैं, उनको लालच करके उन्हें भी शांत कर देते हैं। और हैदर अली जो है आरकट पे अटैक कर देते हैं। ब्रिटिश जो है शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है आरकट पे अटैक करने से। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती, पीस और म्यूचुअल हेल्प का। ब्रिटिश को जो है एक पीस का ट्रीटी साइन करना पड़ता है और म्यूचुअल हेल्प का ट्रीटी साइन करना पड़ता है हैदर अली के साथ में। ओके, अब है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच में। तो 1780 में क्या होता है, जो इंग्लिश है वो फ्रेंच पे अटैक करना चाहते हैं महे में। महे एक जगह है जो कि सिचुएटेड है मैसूर के वेस्ट कोस्ट में, लेकिन जो हैदर अली है वो इस चीज़ को परमिट नहीं करते हैं। जो इंग्लिश है वो हैदर अली के अगेंस्ट में वार को डिक्लेयर कर देता है, और उनका जो अलायंस था निजाम और मराठास के साथ उसको भी डिक्लेयर कर देता है। तो हैदर अली जो है वो आरकट को कैप्चर कर लेता है इंग्लिश आर्मी को डिफीट करते हुए। ब्रिटिश जो है वो अलायंस को तोड़ देते हैं, अपनी संधि को तोड़ देते हैं, और हैदर अली जो है इसके साथ क्या होता है, हैदर अली जो है क्रशिंग डिफीट देते हैं ब्रिटिश को। लेकिन हैदर अली इस युद्ध में मारे जाते हैं, और जो टीपू सुल्तान है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट को कंटिन्यू रखता है, अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखता है। तो बैटल जो है वो कंक्लूड होता है, मतलब ख़त्म होता है मैंगलोर के ट्रीटी के साथ 1784 में, जहाँ पर जो दोनों पार्टीज़ जो है वो कन्क्वेस्ट टेरिटरीज़ को रिस्टोर करने का डिसीजन लेते हैं और प्रिजनर्स को फ्री करने का डिसीजन लेते हैं। तो यही था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो इसका कॉन्सिक्वेंस में आप लिख सकते हैं कि हैदर अली डाइट कर जाते हैं, मतलब हैदर अली जो है मारे जाते हैं युद्ध में, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है। अब है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो हुआ था 1789 से 1792 के बीच में। टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के साथ अलाइड कर लेते हैं, मतलब संधि कर लेते हैं, और ट्रावनकोर के नियर बाई स्टेट्स को इन्वेड कर लेते हैं 1789 के।
मतलब 1789 में, जो कि एक ब्रिटिश एली था। ब्रिटिश जो है वो एक एक्सक्यूज़ को देख रहे थे, उसके लिए ही देख रहे थे कि कैसे टीपू पावर को, मतलब टीपू सुल्तान के पावर को क्रश किया जा सके। तो एक वार स्टार्ट होता है दोनों के बीच में, और ये जो वार होता है ये मैसूर के डिफीट में रिजल्ट करता है, मतलब मैसूर के हार में रिजल्ट करता है। जो वार जो है ये एंड होता है, मतलब ख़त्म होता है श्रीरंगपट्टनम के सीज के साथ 1792 में। इसके साथ ही टीपू सुल्तान को फोर्स किया जाता है श्रीरंगपट्टनम के ट्रीटी को साइन करने के लिए, और मैसूर को जो है अपनी टेरिटरी का हाफ पार्ट जो है वो ब्रिटिश को देना पड़ता है, और अपनी 2 सन्स को, मतलब अपने 2 बेटों को वार हॉस्टेक्स के रूप में देना पड़ता है। तो अब है 4th एंग्लो मैसूर वार। उससे पहले हम लोगों को एक मैप यहाँ देखना होगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, सबसे पहला यहाँ पर एंग्लो मैसूर वार 1 और 2, जब तक हैदर अली रहे तब तक यहाँ पर देखिए मैसूर इतना था। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 3rd एंग्लो मैसूर में क्या होता है, थोड़ा सा ब्रिटिश, थोड़ा सा निजाम और मराठा बांट लेते हैं, तो इतना बचता है। उसके बाद 3rd में क्या होता है, मैसूर जो है इतना बचता है, वो भी वुडियार डायनेस्टी के द्वारा उसमें रूल किया जाता है। तो अब है 4th एंग्लो मैसूर वार, जो कि हुआ था 1799 में। 4th एंग्लो मैसूर वार के बाद हम लोग एंग्लो मराठा वार जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट यदि आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग 4th एंग्लो मैसूर वार समझते हैं। तो जब लॉर्ड वेस्ली इंडिया के गवर्नर जनरल बनते 1798 में, तो टीपू सुल्तान का जो अलायंस था, जो गठबंधन था फ्रेंच के साथ, वो एक तरह से खतरे के रूप में देखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इसके रिजल्ट के साथ क्या होता है कि मैसूर जो है वो 4th साइड से अटैक, मैसूर पर जो है 4th साइड से अटैक किया जाता है, चारों दिशाओं से उस पर अटैक किया जाता है। जो निजाम थे हैदराबाद के और जो मराठास थे, उन्होंने क्या करते हैं, नॉर्थ से इन्वेजन को लॉन्च करते हैं, और ब्रिटिश जो है वो साउथ ईस्ट वेस्ट से मैसूर पर अटैक कर देता है। तो इसके साथ क्या होता है, ब्रिटिश जो एक डिसिसिव विक्ट्री को वॉन करता है, जीतता है श्रीरंगपट्टनम में 1799 में। टीपू जो है वो सिटी के डिफेंस के दौरान मारे जाते हैं टीपू सुल्तान, और जो भी मैसूरियन टेरिटरी बच जाता है वो ब्रिटिश के द्वारा एनेक्स्ड कर लिया जाता है, हथियार लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, निजाम के द्वारा और मराठा के द्वारा। और जो रिमेनिंग कोर होता है मैसूर और श्रीरंगपट्टनम के आसपास में, वो इंडियन प्रिंस को रिस्टोर करवा दिया जाता है, जो कि वुडियार डिनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि 1947 तक रूल करते हैं, मतलब हमारे भारत की आज़ादी तक रूल करते हैं 1947 तक। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि मैसूर बस इतना ही बचता है, यहाँ से शुरू होता है धीरे धीरे इतना ही बचता है। तो ये दिया जाता है वुडियार डायनेस्टी के प्रिंस को, ओके। और ये जो रेड टाइप में है ये ब्रिटिश का हो जाता है, और ये जो ब्लू टाइप में है ये हो जाता है निजाम का, और जो पेशवा मराठा है उनका ये वाला पार्ट हो जाता है। तो इसी के साथ जो एंग्लो मैसूर वार पूरा होता है स्टूडेंट्स, और आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा कार्नेटिक वार समझाया था। और यदि आपने मुझे फेसबुक पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।